हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो के साथ और एक ऐसे नए मुद्दे के साथ भी जो पिछले कई दिनों से चर्चा और परिचर्चा का विषय बना हुआ है। उस मुद्दे पर लगातार वाद विवाद संवाद होता रहा है और यह मुद्दा लगातार समाचारों में भी बना हुआ है। यह मुद्दा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का या न्यायिक अवमानना का। आज हम इशू इन द न्यूज़ के अंतर्गत इस मुद्दे की एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से प्रशांत भूषण जी के 2 ट्वीट के माध्यम से यह मुद्दा काफ़ी चर्चा में आ गया और किस तरह से इस मुद्दे पर ₹1 का जुर्माना लगाकर प्रशांत भूषण जी पर किस तरह से यह मुद्दा शांत होता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यह मुद्दा शांत होता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह मुद्दा अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि प्रशांत भूषण जी पर ही एक और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है। तो इसके भी कई नए इंटरप्रिटेशन होंगे, कई नए आयाम खुलेंगे, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो हाल फिलहाल में जो डेवलपमेंट हुए, जिस तरह से चर्चा में यह मुद्दा रहा है, उस सब आयाम को हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रशांत भूषण जी ने 2 ट्वीट किए थे, एक 27 जून को और एक 29 जून को। तो ये 2 ट्वीट के माध्यम से यह मुद्दा काफ़ी चर्चा में आया। ये 2 ट्वीट जब किए गए तो यह कहा गया कि न्यायिक अवमानना का ये तो केस बनता है। तो दोस्तों, पहला जो ट्वीट था जो उन्होंने 27 जून को किया था, तो इस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि जुडिशरी का रोल बिना किसी फॉर्मल इमरजेंसी लगाए हुए एक तरह से डेमोक्रेसी को ख़त्म करने में रहा है। तो उन्होंने एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में उन्होंने डेमोक्रेसी को डेंजर में, खतरे में बताया उन्होंने। और दूसरे ट्वीट में उन्होंने बताया कि CJI 50 लाख की मोटरसाइकिल को राइड करते हैं जो एक बीजेपी के लीडर की थी और बिना किसी हेलमेट और मास्क के वह गाड़ी चलाते हैं, और वह भी ऐसे समय पर जब उन्होंने SC को लॉकडाउन मोड में लगातार रहा है और सिटीजन अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए जस्टिस नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, एक्सेस टू जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो इन मुद्दों के कारण यह मुद्दा काफ़ी चर्चा में आ गया और इस मुद्दे में क्या हुआ कि जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने क्या किया, इस केस को सो मोटो ले लिया और जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने सो मोटो केस लेते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दर्ज किया। बाद में एक याचिका भी दर्ज की गई जिसमें प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट पर अवमानना का केस चलाने का अनुरोध किया गया। तो दोस्तों, सुनवाई 5 अगस्त को पूर्ण हो गई। उससे पहले 3 अगस्त को उन्होंने प्रशांत भूषण ने अपना पक्ष भी रखा था। 3 अगस्त को उन्होंने पक्ष रखा, 5 अगस्त को सुनवाई पूर्ण हुई और 14 अगस्त को इस संबंध में निर्णय आया, प्रशांत भूषण को दोषी माना गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रशांत भूषण का जो दृष्टिकोण रहा, प्रशांत भूषण के दृष्टिकोण को समझ लेते हैं कि आखिरकार प्रशांत भूषण जी ने अपना क्या पक्ष रखा। प्रशांत भूषण जी ने कहा कि वर्तमान और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की आलोचना उनके द्वारा की गई स्वस्थ आलोचना थी और इससे कोर्ट की अवमानना नहीं माना जाना चाहिए, इसे कोर्ट की अवमानना नहीं माना जाना चाहिए। तो उन्होंने कोर्ट की अवमानना इसे नहीं मानने की अपील की और उन्होंने कहा कि मैंने तो इसकी स्वस्थ आलोचना की थी, इसलिए यह अवमानना का केस नहीं माना जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान और मुख्य न्यायाधीशों की आलोचना करना उनकी स्वस्थ आलोचना थी, इससे कोर्ट के सम्मान पर प्रभाव नहीं बनता, ये उनका पक्ष था। और उन्होंने कहा था कि उनके द्वारा की गई ट्वीट सुनवाई को लेकर उनकी पीड़ा को दिखाता है। 3 महीने से गरीब नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर शायद ही कोई सुनवाई हुई हो, उनका ये पक्ष था प्रशांत भूषण जी का। उन्होंने कहा 3 महीने से गरीब नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर शायद ही कोई सुनवाई हुई हो। अब दोस्तों, अब नंबर था सुप्रीम कोर्ट का कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट अब इस मुद्दे पर क्या कहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को काफ़ी गंभीर रूप से लिया हुआ था। तो उन्होंने काफ़ी फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात की और काफ़ी लॉजिकल वे में अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट का जवाब था कि 23 मार्च से 4 अगस्त के बीच आर्टिकल 32 के तहत 684 रिट ज्यूरिसडिक्शन केस पर सुनवाई हुई। विभिन्न बेंचों की 879 सिटिंग हुई और इनमें 12,748 मुद्दे सुने गए। प्रशांत भूषण की स्वयं की केस की सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वकील के रूप में पेश हुए थे। और इसके अलावा गुजरात में जब उन पर एक FIR दर्ज की गई तो उसमें भी वह एक पार्टी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुए थे, अपनी सुनवाई में शामिल हुए थे। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से अगर सुनवाई की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो बिना किसी फैक्ट एंड फिगर के किस तरह से प्रशांत भूषण कह सकते हैं कि इस मुद्दे पर
के विभिन्न फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है, नागरिकों के अधिकारों की सुनवाई नहीं की जा रही है। तो ऐसे में इस तरह से कई बात आई और यह मुद्दा और भी फिर आगे बढ़ा। यह मुद्दा जब प्रशांत भूषण जी ने अपना पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना पक्ष प्रस्तुत किया, तो उसके बाद भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस सो मोटो के रूप में दर्ज किया गया था, इस संबंध में काफ़ी प्रश्न चिन्ह उठने लगे। तो यह प्रश्न चिन्ह आखिरकार क्या उठे, तो यह इसमें लीगल एक्सपर्ट्स और कई लोगों ने इसके बारे में अपना मत व्यक्त किया और कहा कि ट्विटर पहले तो अपने आप में इतना पॉपुलर मोड नहीं है, यह जनमानस का एक माध्यम नहीं है। लोग हाल फिलहाल में जो लोग टेक्नोलॉजी तक एक्सेस नहीं है, वह लोग ट्विटर कितने लोग करते हैं और कितने लोग पढ़ते हैं, इस बारे में बहुत ही संदेह है। ट्विटर पर कमेंट से पब्लिक ओपिनियन नहीं बनता, बल्कि न्यायपालिका के निर्णयों से न्यायपालिका के प्रति पब्लिक ओपिनियन बनता है। जुडिशरी कितने अच्छे डिसीजन देती है, कितनी फंडामेंटल राइट्स की केस की सुनवाई जल्दी जल्दी करती है, उसके आधार पर पब्लिक ओपिनियन बनता है, ना कि ट्विटर पर कोई कमेंट कर देने से। तो इसके अलावा यह भी बात आई कि पब्लिक इंटरेस्ट और गुड फेथ में न्यायपालिका की जो निर्णय है उनकी उचित आलोचना अगर की जाती है तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आना चाहिए, तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाना चाहिए। तो इस तरह से बात आई। और एक और बात आई कि 11 जनवरी 2018 को तत्कालीन 4 न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, डेमोक्रेसी खतरे में है और फ्यूचर जनरेशन के प्रति न्यायपालिका का उत्तरदायित्व है, इसलिए वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि पब्लिक डेप्ट है, एक तरह से जनता का ऋण है उन पर, उसे चुकाने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो कहीं ना कहीं ये इस संबंध में अगर देखें तो उन्होंने जब डेमोक्रेसी इन डेंजर कहा तो प्रशांत भूषण जी ने आखिरकार क्या गलत कहा, यह लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मेरा पर्सनल इसमें कोई ओपिनियन नहीं है। ओके दोस्तों, तो लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट और गुड फेथ में जब प्रशांत भूषण जी केस को उठाते हैं तो ऐसे में वह न्याय का अवमानना नहीं माना जाना चाहिए। ऐसा ही मुद्दा 11 जनवरी 2018 को 4 न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया था। तो तब तो न्यायपालिका की गरिमा इससे प्रभावित नहीं हुई, अब कैसे न्यायपालिका की गरिमा एक छोटे से ट्विटर पर कमेंट कर देने से हो गई। तो यह मुद्दा काफी उठा। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एक और कमेंट आया, एक और बात आई कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और उन्होंने न्यायपालिका से लिखित में वादा किया था कि वह बाबरी मस्जिद को ध्वस्त नहीं होने देंगे या बाबरी मस्जिद को किसी तरह की क्षति नहीं होने देंगे। तो ऐसे में तो उनको तो पिछले 28 वर्षों से कोई उन पर न्यायपालिका की अवमानना का केस नहीं हुआ है, जबकि यह तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। आगे हम दोस्तों देखेंगे किस तरह से सिविल कंटेम्प्ट होती है और किस तरह से क्रिमिनल कंटेम्प्ट होती है। अब हम इस मुद्दे की डेप्थ में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों न्यायिक अवमानना आखिरकार क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं और न्यायिक अवमानना के क्या क्या आधार होते हैं, अभी हम उन मुद्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए इस मुद्दे को। यह मुद्दा आपके प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू सभी दृष्टिकोणों से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस मुद्दे की आज हम कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कर रहे हैं। उसको आपको ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और जहां पे आपको लगता है नोट डाउन करना चाहिए वहां पे नोट डाउन करना चाहिए। तो दोस्तों न्यायपालिका की अवमानना आखिरकार क्या होती है। सामान्य रूप से अगर न्यायपालिका की अवमानना की बात करें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें, तो किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना न्यायपालिका की अवमानना मानी जाती है। डिसरेस्पेक्टिंग द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ एनी कोर्ट। इसके अलावा न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना, न्यायिक आदेशों को उनका पालन सुनिश्चित न कर पाना और इसके अलावा न्यायिक कार्यवाही में अनुचित हस्तक्षेप करना, ये सभी आ जाते हैं न्यायिक अवमानना के दायरे में। यह तो हुई सामान्य परिभाषा, किसी न्यायालय की गरिमा से संबंधित, न्यायिक आदेशों की अवहेलना से संबंधित और न्यायिक आदेशों का पालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है तो, और न्यायिक कार्यवाहियों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है तो न्यायपालिका की अवमानना इस संबंध में कही जाती है। यह तो हो गई न्यायिक अवमानना का मुद्दा। न्यायिक अवमानना आखिरकार होती क्या है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके प्रकार 2 होते हैं। इसे 2 रूपों में सामान्य रूप से क्लासीफाई किया जाता है। इसे जो सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोविजन सेक्शन 2B ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में है और आपराधिक या क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोविजन सेक्शन 2C ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आखिरकार क्या होती है। कमिटेड व्हेन
समवन विलफुली डिसओबेज ए कोर्ट ऑर्डर और विलफुली ब्रीचेज एन अंडरटेकिंग गिवन टू कोर्ट। तो जानबूझकर न्यायालय के आदेश या न्यायालय की को दी गई शपथ की अवहेलना करना। जैसे क्या है कि न्यायालय का कोई आदेश है और हम जानबूझकर उसकी अवहेलना कर रहे हैं, जानबूझकर उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो न्यायपालिका की अवमानना मानी जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानी जाएगी सिविल कैटेगरी में। और इसके अलावा न्यायपालिका को हमने कोई लिखित में शपथ दे दी है, ऑब्लिगेशन दिया है, हमने एक अंडरटेकिंग दी है, तो ऐसे में अगर हम उसको पूरा नहीं करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, तो भी यह सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानी जाती है। तो दोस्तों सेक्शन 2B के अंदर सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोविजन है, जिसे हमने देख लिया, समझ लिया। अब हम बात करते हैं आपराधिक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को। तो दोस्तों इसका प्रोविजन सेक्शन 2C ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में दिया गया है और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट में कौन कौन से में? स्कैंडलाइज करना, प्रेजुडाइसेस करना और इसके अलावा इंटरफियर करना। तो इस मुद्दे को हम समझ लेते हैं कि आखिरकार क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है। दोस्तों कोई भी ऐसा शब्द कहा गया या कोई लिखित में या बोलकर कोई हमने ऐसा इंडिकेशन दिया है, कोई एक्शन लिया है जिसके माध्यम से स्कैंडलाइज होती है या टेंड टू स्कैंडलाइज होता है या फिर लोअर और टेंड्स टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट। अगर किसी कोर्ट की अथॉरिटी कम होती है, उसे स्कैंडलाइज करने का प्रयास किया जाता है, उसे कम करने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसे में क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुद्दा बनता है। 3 रूपों में देख लिया, स्कैंडलाइज करना, इसके अलावा प्रेजुडाइसेस और इंटरफियर्स विद एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है और कोई शोर शराबा कर रहा है, अननेसेसरी उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है, तो इसे न्यायपालिका की अवमानना माना जाता है। इसे न्यायपालिका की अवमानना माना जाता है। इसके अलावा इंटरफियर और ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में यदि किसी तरह से उसमें बाधा उत्पन्न होती है, जैसे किसी न्यायाधीश को, किसी जज को यदि धमकी दी जाती है कि आप ऐसा निर्णय मत लीजिएगा, ऐसा निर्णय मत दीजिएगा, नहीं तो आपके लिए खतरा हो सकता है, तो यह एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफियर हुआ, तो क्या होगा? न्यायपालिका की अवमानना मानी जाएगी। या फिर अन्य किसी तरह से लालच दिया जाए तो इसे भी न्यायपालिका की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है और इसमें ज़्यादा सजा होती है। तो दोस्तों मैं इसको आपको बताना चाहूँगा कि हमने इस तरह से सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को दोनों को समझ लिया न्यायिक अवमानना अधिनियम के तहत, 1971 का जो अधिनियम है उसके तहत। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके आखिरकार आधार कौन कौन से होते हैं। न्यायपालिका की अवमानना के आखिरकार आधार क्या क्या है? ये न्यायिक अवमानना का आखिरकार उद्भव कहाँ से हुआ? इसका उद्भव दोस्तों हुआ संविधान के माध्यम से ही। आपको पता है संवैधानिक इसके आधार कौन कौन से हैं। संवैधानिक इसके आधार है आर्टिकल 129 जो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर देता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर देता है। इसमें क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 215 के अंदर यही बात हाई कोर्ट के बारे में कही गई है कि हाई कोर्ट्स को भी क्या होती है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करने के लिए पावर होती है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आर्टिकल 19 क्लॉज 2, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत ये प्रोविजन किया गया है कि जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के कई आधार दिए गए हैं, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके अलावा अन्य देशों के साथ अगर संबंध खराब होते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, तो उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। इससे किसी तरह की मानहानि, डिफेमेशन होता है या इससे किसी तरह से हिंसा को प्रेरणा मिलती है या ऑफेंस को इंसाइट किया जाता है, तो ऐसे में भी क्या होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इसमें से एक मुद्दा जो महत्वपूर्ण है, यह मुद्दा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर प्रतिबंध लगाने के लिए वह मुद्दा है क्या? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोविजन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत भी दिया हुआ है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी गई है और उस पर प्रतिबंध आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत लगाए गए हैं। अब दोस्तों इसके अलावा एक और आर्टिकल है आर्टिकल 142 पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी व्यक्ति को पनिश कर सकता है।
आर्टिकल 142 क्लॉज 2 के अंतर्गत भी। तो इस तरह से कई संवैधानिक आधार दिए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। तो यह एक तरह से संविधान के माध्यम से ही इसका उद्भव हुआ है, संविधान के माध्यम से ही एक तरह से यह निकली है। इसके अलावा दोस्तों इसको थोड़ा विस्तृत रूप प्रदान करने के लिए, प्रोसीजरल एस्पेक्ट को क्लियर करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1917 भी बनाया गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 से पहले 1952 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट आया था, लेकिन उसके कंपैरिजन में 1971 वाला एक्ट काफ़ी व्यापक है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रिटिश समय पर भी 1926 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आया था और उसके माध्यम से जुडिशरी को काफ़ी पावर्स दी गई थी। तो दोस्तों मैं इस तरह से आपको बताऊं, तो इस तरह से संवैधानिक और वैधानिक आधार हमने देख लिए। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो सबसे ऊपर ही दिया गया है कि आखिरकार इसका स्रोत क्या है, कौन से देश से इसका उद्भव हुआ है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उद्भव यूके से हुआ है, इंग्लैंड से हुआ है। इंग्लैंड में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पहले प्रचलित थी, लेकिन धीरे धीरे जितनी भी लिबरल डेमोक्रेसीज हैं उनमें इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को काफ़ी फ्लेक्सिबल किया गया, काफ़ी नरम स्वरूप दिया गया। तो इस मुद्दे को थोड़ा सा हम आगे देखेंगे कि भारत में और विश्व में किस तरह से अनुभव रहे हैं, उन मुद्दों को भी हम समझेंगे, आगे समझेंगे और काफ़ी डिटेल से समझेंगे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप आसानी से इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। तो इस तरह से इस चार्ट के माध्यम से दोस्तों आपने आखिरकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिविल और क्रिमिनल, और किस तरह से उसका डिवीजन किया गया है, किस तरह से उसे क्लासीफाई किया गया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा कौन कौन से बेसिस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुटरी जो बेसिस हैं न्यायिक अवमानना के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, उन सब मुद्दों को भी हमने समझ लिया। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं कि न्यायिक अवमानना में आखिरकार कौन सा कार्य शामिल नहीं है। तो दोस्तों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और उचित रिपोर्टिंग की जाती है, फेयर रिपोर्टिंग की जाती है, सटीक रिपोर्टिंग की जाती है, तो उसे न्यायपालिका की अवमानना नहीं कहा जाता है। देखते हैं आप अक्सर कोई डिसीजन आता है तो मीडिया भी इसका काफ़ी एक्सप्लेन करती ही है, वहाँ पे फेयर रिपोर्टिंग करती ही है, तो इसे जुडिशियल या कंटेम्प्ट नहीं माना जाता है, जुडिशियल कंटेम्प्ट नहीं माना जाता है। ओके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाता है। इसके अलावा किसी मामले की सुनवाई और निपटान के बाद न्यायिक आदेश की युक्ति संगत निष्पक्ष अगर आलोचना की जाती है कि जुडिशरी को इन मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, तो हम उसकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आलोचना कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन आलोचना दूसरे रूप में, इस रूप में नहीं हो सकती कि जुडिशरी ने ऐसा डिसीजन दिया है किसी लालच के वशीभूत होकर, या जुडिशरी ने डिसीजन दिया है किसी लाभ के बदौलत, या जुडिशरी ने कोई डिसीजन लिया है भय से प्रेरित होकर कि जुडिशरी को इस चीज़ का डर था इसलिए जुडिशरी ने ये डिसीजन दे दिया, या संबंधित जज को इसलिए उसने ये डिसीजन दिया क्योंकि उसको रिश्वत दी गई। इस तरह की अगर चीज़ें आलोचना करते हैं तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। ओके दोस्तों, लेकिन न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और उचित रिपोर्टिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में शामिल नहीं होता है। और किसी मामले की सुनवाई और निपटान के बाद जो जुडिशियल डिसीजंस आते हैं, जुडिशियल ऑर्डर आते हैं, डिक्री आती है कोई, तो उसकी युक्ति संगत निष्पक्ष आलोचना करना वह भी न्यायिक अवमानना के अंतर्गत नहीं माना जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब पनिशमेंट की बात कहूँ तो सेक्शन 12 के अंतर्गत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। 6 महीने की सामान्य जेल हो सकती है या फिर 2000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है सेक्शन 12 के अंतर्गत। हालांकि यदि कोई व्यक्ति माफ़ी मांग लेता है, अपोलॉजी कर लेता है और जुडिशरी उससे सेटिस्फाई हो जाती है तो उसे माफ़ी भी मिल जाती है, सामान्य रूप से माफ़ी भी मिल जाती है। तो इस तरह से हमने देखा जुडिशरी न्यायिक अवमानना में कौन कौन से कार्य शामिल नहीं है, क्या दंड दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अधिनियम में संशोधन हुए थे 2006 में, सन 2006 में इसमें अधिनियम में संशोधन हुए और इसमें डिफेंस ऑफ ट्रुथ को शामिल कर लिया गया। अर्थात सत्य की रक्षा के लिए यदि कोई बात आती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तो ऐसे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया है डिफेंस ऑफ ट्रुथ के लिए तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। ये 2006 में सेक्शन 13 के अंतर्गत संशोधन हुआ था। संशोधन क्या, काफ़ी कुछ चेंज, लगभग पूरा ही चेंज हो गया था। इसके अलावा यह अधिनियम अवमानना के लिए दंडित करने तथा न्यायालयों की प्रक्रिया को नियंत्रित करने को परिभाषित भी करता है। तो इस तरह से हमने इसको समझ लिया, इस मुद्दे को समझ लिया दोस्तों कि न्यायिक अवमानना अधिनियम के अंतर्गत किस तरह से संशोधन हुआ और किस तरह से ये कौन से मामले, कौन से कार्य इसके कंटेम्प्ट में नहीं आते हैं। इस तरह से हमने देखा। अब दोस्तों हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं
जो मैंने आपको बता दिया कि अपोलॉजी की जा सकती है। और इसके अलावा जो हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट को ये पावर होती है, हाई कोर्ट को पावर होती है कि वह जो सबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स होते हैं उनकी न्याय की अवमानना के संबंध में निर्धारण कर सके और कंटेम्प्ट ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए किसी व्यक्ति को पनिश कर सके। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो न्याय की अवमानना के संदर्भ में कुछ न्याय के निर्णय आए हैं, उनकी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। हीरालाल दीक्षित वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 1954 में यह कहा गया कि न्यायिक प्रशासन में वास्तविक बाधा या रुकावट कोई एक आवश्यक शर्त नहीं है। इसके अलावा कोई भी कार्य जिसके परिणाम स्वरूप न्यायपालिका की गरिमा को चोट पहुंचती है न्यायपालिका की अवमानना की श्रेणी में आनी ही चाहिए। इसके अलावा के दफ्तरी वर्सेस ओपी गुप्ता केस आया था 1971 में, इसमें भी कहा गया कि कोई भी कार्य जो जनता के मन में न्यायपालिका के विश्वास को कम करता है या न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न करता है या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 142 को एक साथ पढ़ा जाएगा और इसे न्याय का अवमानना का कार्य माना जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने कुछ मुद्दों को देखा और अब हम थोड़ा सा इसमें और आगे डेप्थ में चलते हैं और आगे कुछ मुद्दों को समझ लेते हैं न्याय की अवमानना के संबंध में। तो दोस्तों लॉ कमीशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि इस मुद्दे को देखिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या संशोधन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, यदि संशोधन अमेंडमेंट करना जरूरी है तो कौन से अमेंडमेंट किए जाने चाहिए। तो यह मुद्दा लॉ कमीशन के सामने आया। बलबीर सिंह चौहान इसके अध्यक्ष थे लॉ कमीशन के। तो इस मुद्दे को देखिए दोस्तों, इस मुद्दे में क्या लॉ कमीशन ने अपनी क्या रिकमेंड किया, क्या कहा, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अवमानना के अत्यधिक मामले हैं जुडिशरी में, आपको पता ही है। तो जुडिशरी के चूंकि अत्यधिक मामले हैं तो ऐसे में बात आती है कि जुडिशरी के यदि अत्यधिक मामले हैं तो कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का रिलीवेंस तो बनता ही बनता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का रिलीवेंस नहीं होता तो इतने सारे केसेस आगे कर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से दिखाई देते हैं। तो यह बात कही गई। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहीं तक रिलीवेंस नहीं होती है, बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इस बात से भी रिलीवेंस है कि अवमानना से जुड़ी शक्ति का स्रोत संविधान ही है। तो संविधान ने ही न्यायपालिका की अवमानना के लिए ऑलरेडी प्रोविजन कर रखे हैं। तो ऐसे में दोस्तों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में संशोधन करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता, ये चीज़ कही गई। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कंटेम्प्ट कोर्ट में अगर संशोधन किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है, तो ऐसे में यह भी कहा गया कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वह काफ़ी एक्सपोज हो जाएंगे आलोचना के लिए, काफ़ी उनकी आलोचना देखने को मिलेगी और वह अपनी एक तरह से डिफेंस कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे में कहा गया कि हाई कोर्ट्स सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की जो कंटेम्प्ट होती है उसके मुद्दों को देखते हैं और पनिश भी कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के माध्यम से काफ़ी कुछ बैलेंस बना हुआ है, काफ़ी कुछ कंट्रोल है। इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को जो एक्ट है उसमें संशोधन नहीं किए जाने चाहिए। इस तरह से बात आई दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एम्बिग्यूटी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स, किन मुद्दों को माना जाए और किन मुद्दों को नहीं माना जाए। इन संबंधों में काफ़ी एम्बिग्यूटी होती है, अस्पष्टता होती है। तो जुडिशरी के पास यदि छोड़ा जाए तो जुडिशरी क्या होती है, समय समय पर इसकी निष्पक्ष रूप से इसको इंटरप्रेट करती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को स्पष्ट करती है। तो यह काफ़ी एक अच्छा मुद्दा है और यदि इसमें संशोधन कर दिया जाएगा, यदि इस मुद्दे को या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हटा दिया जाएगा तो जुडिशरी के पास में इस तरह की पावर नहीं बचेंगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। अब इसके अलावा और भी कई एडिक्वेट सेफगार्ड्स हैं जिसके माध्यम से जुडिशरी की क्या होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुद्दे वहाँ पर प्रोविजन दिए गए हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आखिरकार विधि आयोग ने किस तरह से इस मुद्दे को इंटरप्रेट किया, किस तरह से उसने बताया कि इसमें संशोधन नहीं किया जाना चाहिए, संशोधन के लिए इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में मना किया, इसके लिए रिफ्यूज कर दिया। तो दोस्तों अब मैं इस मुद्दे को थोड़ा सा और भी विश्लेषण करना चाहूँगा कि इंटरनेशनल कंपैरिजन किस तरह से हुए हैं। और इवन लॉ कमीशन ने ही काफ़ी कुछ चीज़ें कह दी थी। लॉ कमीशन ने कहा था कि यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया है कि अब जुडिशियल जो कंटेम्प्ट होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, तो उसके अंतर्गत ऑफेंस को ख़त्म कर दिया है और ऑफेंस नहीं मानती है। और इसके अलावा इंडिया के सेंस में अगर देखें तो कई डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। पहला डिफरेंस दिखाई देता है कि इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया में हाई नंबर ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट केसेस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर यूएसए में देखें तो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट का केस यूके में लास्ट केस जो आया था 1931 में आया था। और सेकंड जो पॉइंट बात आती है कि
स्कैंडलाइजिंग द कोड कंटिन्यूज टू बी पनिशेबल इन यूके अंडर अदर लॉज। अदर लॉज के तहत अभी भी पनिश किया जा सकता है स्कैंडलाइजिंग ऑफ द कोड के लिए। तो लॉ कमीशन ने इसे यही कहा कि अबॉलिशिंग द ऑफेंस इन इंडिया वुड लीव ए लेजिस्लेटिव गैप। इससे क्या होगा, एक लेजिस्लेटिव गैप क्रिएट होगा अगर हम इंडिया में इस ऑफेंस को खत्म करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोड के। तो यहाँ तक आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस को देख लेते हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल रूप से इसका एक्सपीरियंस रहा है। तो हेनरी फिफ्थ केस इसमें हम देखते हैं दोस्तों। हेनरी फोर्थ ब्रिटेन में एम्परर थे, किंग थे। तो उस समय पर प्रिंस थे और बाद में वह जाके हेनरी फिफ्थ हुए। हेनरी फिफ्थ जो पहले राजकुमार थे वह बाद में हेनरी फिफ्थ किंग हुए। तो यह केस आया, हेनरी फोर्थ जब थे एम्परर और हेनरी फिफ्थ जब प्रिंस थे, तो उस समय पर आया। हेनरी फिफ्थ जब प्रिंस थे तो उन्होंने क्या किया कि एक केस चल रहा था जुडिशरी में उनके सर्वेंट पर। तो हेनरी फिफ्थ जब प्रिंस थे तो उन्होंने कहा कि मेरे सर्वेंट पर आखिरकार किस तरह से केस चल सकता है, ये तो एकदम गलत बात है कि प्रिंस के सर्वेंट पर एक तरह से केस चल रहा है। तो जज ने कहा कि महानुभाव, हम आपको बताना चाहते हैं कि कोर्ट के लिए सभी लोग बराबर हैं, चाहे वह प्रिंस हो चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो। तो ऐसे में उनको काफ़ी बुरा लगा और उन्होंने क्या किया, जज के साथ धक्का मुक्की कर दी। तो ऐसे में बात आई कि अब और अपने सर्वेंट को वह लेके चले गए। तो ऐसे में बात आई कि अब इस तरह से तो एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, लेकिन आखिरकार प्रिंस है तो प्रिंस का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की किसकी हिम्मत है, यह बात आई। तो लेकिन क्या हुआ कि कंटेम्प्ट कर दिया, कंटेम्प्ट का केस चला दिया किसने, जज ने। और जज ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया उनका, प्रिंस महोदय का। तो ऐसे में बात आई कि अब तो हेनरी फोर्थ काफ़ी स्ट्रिक्ट किंग है, काफ़ी स्ट्रिक्ट एम्परर है, अब तो इनको हटा ही देंगे। लेकिन दोस्तों जब ये बात किंग के पास में गई, हेनरी फोर्थ के पास गई, तो उन्होंने कहा, मोगेम्बो खुश हुआ। उन्होंने कहा कि उनके लिए काफ़ी खुशी की बात थी कि आखिरकार कोई एक जज ऐसा तो है जो न लॉ के सामने किसी स्पेशल पर्सन को नहीं देख रहा है और ना ही एक कॉमन पर्सन को, दोनों को बराबर मान रहा है। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी इसकी प्रशंसा की और उन्होंने अपने प्रिंस से कहा कि आप जाके माफ़ी मांगिए उनसे। तो उन्होंने माफ़ी मांगी और यह मुद्दा शांत हुआ वहाँ पे। तो इस मुद्दे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आखिरकार उद्भव कहाँ हो रहा है, उद्भव हो रहा है मोनार्की में। और यह मुद्दा लगातार आगे भी प्रोसीड होता रहा, इवन किंग का जब राज चला गया और डेमोक्रेसी आई ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में दोस्तों एक केस आया था, स्पाई केचर केसेस। स्पाई केचर केस आया। तो इस केस में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्पाई कैचर केसेस एक MI जो वहाँ पे ब्रिटिश एजेंसी है, तो MI5 जो एजेंसी है, तो उसमें उसके एक फॉर्मर जो स्पाई थे, जासूस थे, उन्होंने एक किताब लिखी और उसके बाद जुडिशरी में केस गया। तो स्पाई केचर केस कहते हैं इसको। तो उसमें क्या हुआ, उस केस के बाद जब जजेज ने डिसीजन दिया, तो क्या हुआ कि डेली मिरर एक न्यूज़पेपर है वहाँ पर, तो उसने क्या किया, जैसा आप सामने देख रहे हैं इमेज में आप क्या देख रहे हैं, इमेज में देखिए, इमेज में यू फूल्स नाम से उन्होंने क्या किया, एक फ्रंट पेज पे उन्होंने छापा और जजेज थे उनकी उल्टी तस्वीर छाप दी और कहा यू फूल्स। तो 1987 का यह केस है। यह केस गया लॉर्ड टेम्पलमैन के सामने। तो लॉर्ड टेम्पलमैन ने कहा कि आपने कई तरह की चीज़ें कही है, यू ओल्ड फूल्स एटसेट्रा। तो मैं ओल्ड हो सकता हूँ, ये आपका और मेरा दोनों का ही व्यू है, लेकिन मैं फूल हूँ या नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ या नहीं हूँ। तो लॉर्ड टेम्पलमैन ने कहा कि यह मुझे लगता है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, और अगर डेली मिरर को लगता है कि मूर्ख है तो ये सब्जेक्टिव व्यू होता है। तो इस तरह से लॉर्ड टेम्पलमैन ने इसको ऑफेंस नहीं माना और उसको काफ़ी लिबरल तरीके से उसको सॉल्व किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना। तो उस समय पर फाली एस नरीमन जो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सीनियर एडवोकेट रहे हैं 1971 के बाद से ही, तो वह उस समय पर यूके में थे।
तो उन्होंने जब लॉर्ड टेम्पलमैन से पूछा कि आखिरकार आपने इतने बड़े मुद्दे को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं माना, आखिरकार इससे न्यायपालिका की अवमानना तो हुई है, साफ साफ उसने गलत छापा है और गलत लिखा है आपके बारे में, जजेस के बारे में। तो लॉर्ड टेम्पलमैन ने काफ़ी पोलाइट तरीके से इसका जवाब दिया कि ब्रिटेन काफ़ी लिबरल डेमोक्रेसी है और यहाँ पर रूल ऑफ लॉ को काफ़ी महत्व दिया जाता है, इसलिए अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को सीरियस लेना ख़त्म कर दिया है। और हम इस मुद्दे को लेते हैं कि कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात आए तो उसे आने देना चाहिए, और यही डेमोक्रेसी की एक महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि अगर कोई बात सही कह रहा है तो उसकी बात सही सिद्ध हो जाती है, और यदि कोई बात गलत कह रहा है तो सब लोगों के सामने गलत बात भी आ जाती है। तो ब्रिटेन में इस तरह से स्पाई कैचर केस में काफ़ी लिबरल तरीके से जुडिशरी ने इस केस को देखा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यहीं तक बात नहीं थमी, इसके बाद डेली मेल ने एक कॉलम छापा, ब्रेग्जिट केस 2016 में आया था, एनेमीज ऑफ द पीपल, एनेमीज ऑफ द पीपल के नाम से यह काफ़ी फेमस रहा है कॉलम। तो उन्होंने 3 जजेज की फ़ोटो छापी और उस पर लिख दिया एनेमीज ऑफ द पीपल। तो भारत में अगर ऐसा होता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बड़ी आसानी से हो ही जाता, आपको पता ही है। लेकिन ब्रेग्जिट केस जो 2016 में था, तो जजेज ने जो डिसीजन दिया था उसमें एक आ गया था कि ब्रेग्जिट के लिए जो ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अगर एग्जिट करना है, वही रेफरेंडम हुआ है, बेशक रेफरेंडम हुआ है, लेकिन फिर भी आपको पार्लियामेंट से परमिशन लेना चाहिए कि आखिरकार पार्लियामेंट से परमिशन लेकर ही आप ब्रेग्जिट कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन से आप बाहर आ सकते हैं। तो इसमें डेली मेल ने ये छापा था, एनेमीज ऑफ द पीपल कह के काफ़ी आलोचना की, लेकिन यहाँ यह मुद्दा भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना गया। ब्रेग्जिट केस 2016 काफ़ी फेमस डिसीजन है, तो यहाँ पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना गया। तो इस तरह से हमने देखा ब्रिटेन में इसको काफ़ी लिबरल तरीके से लिया गया है। भारत में भी कई उदाहरण ऐसे अवेलेबल हैं जिन केसों में सजा नहीं दी गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। अभी हाल ही में देख लीजिए, प्रशांत भूषण के केस में 1 रुपये की जुर्माना लगाया गया, उस मुद्दे को तो हम पूरा डिस्कस कर ही रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम दोस्तों आपको बताएं कि पी शिवशंकर फॉर्मर कांग्रेस मिनिस्टर थे और उन्होंने जुडिशरी की काफ़ी आलोचना की, कहा कि यह तो जुडिशरी है वह रिच और लैंडलॉर्ड्स को ही न्याय प्रदान करती है, उसके लिए कमजोर और गरीब वर्ग का कोई महत्व नहीं है। जुडिशरी इज द क्लास कैरेक्टर कह के उसकी आलोचना की, और इसमें यह भी कहा कि हैव्स गेट जस्टिस बट हैव्स नॉट गेट जस्टिस। इट मीन्स जिनके पास संसाधन है, जिनके पास रिसोर्सेज है, उनको तो न्याय मिलता है, लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं है, हैव्स नॉट है, जो उनको न्याय नहीं मिलता है। तो इसमें भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा नहीं दी गई, इसमें भी काफ़ी लिबरल तरीके से जुडिशरी ने लिया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि नंबूदिरीपाद जो केरला के सीएम थे, उसके संदर्भ में एक केस आया, तो जुडिशरी को उन्होंने कहा जुडिशरी वाज एन इंजन ऑफ क्लास ऑपरेशन, जुडिशरी वाज एन इंजन ऑफ क्लास ऑपरेशन, यह कहकर उन्होंने इसकी काफ़ी आलोचना की। तो ऐसे में क्या हुआ कि ऐसे में हाई कोर्ट ने इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को अपहोल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को अपहोल्ड किया। तो इस तरह से दोस्तों भारत में भी कई उदाहरण इस तरह के रहे हैं, और जिसमें कुछ मामलों में सजा मिली है और कुछ मामलों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना गया है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसमें और भी कई मुद्दे बचे हुए हैं, इन मुद्दों को हम देखते हुए समझते हुए अच्छे से चलेंगे, और इस मुद्दे का यहीं पर पूरा अच्छे से समाधान कर लेंगे, जिससे आपको कहीं पर भी और कोई किसी तरह की प्रॉब्लम न रहे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब कनाडा की। कनाडा में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी रियल केसेस होने चाहिए, काफ़ी रियल उसमें केसेस दिखाई देने चाहिए। इसके अलावा सब्सटेंशियल एंड इमीडिएट डेंजर हो, जिसके कारण सब्सटेंशियल और इमीडिएट डेंजर हो, सब्सटेंशियल, रियल एंड इमीडिएट डेंजर होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, तभी न्यायपालिका की अवमानना मानी जाती है, सामान्य रूप से नहीं मानी जाती है। तो कनाडा ने भी काफ़ी लिबरल तरीके से इसको लिया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को। अब बात आई अमेरिका की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका में कोर्ट्स लॉ ऑफ कंटेम्प्ट का सामान्य रूप से प्रयोग करते ही नहीं है, कोर्ट्स डू नॉट यूज द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एक केस आया था अमेरिका में हालांकि काफ़ी लिबरल तरीके से लिया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, लेकिन कई मुद्दों में क्या हुआ है, कई मुद्दों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया भी गया है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा भी दी गई है। तो यह केस है
प्रसिद्ध केस था एंड्रयू जैक्सन। एंड्रयू जैक्सन अमेरिका के बाद में जाके प्रेसिडेंट बने, लेकिन उससे पहले उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा दी जा चुकी थी। दोस्तों वॉर चल रहा था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इस तरह के मुद्दों की कहीं कोई जगह नहीं दिखाई देती थी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि मेजर जनरल थे, कौन? एंड्रयू जैक्सन। एंड्रयू जैक्सन मेजर जनरल थे और उस समय पर क्या हुआ, एक कॉलम में छपा, एक लुइस थे, पत्रकार थे, उन्होंने लिखा कुछ, एक आर्टिकल छाप दिया, तो उस आर्टिकल के संबंध में उनको अरेस्ट कर लिया, एंड्रयू जैक्सन ने अरेस्ट करवा लिया। तो उसके लिए हैवियस कॉर्पस हुआ, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की गई कोर्ट के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया, एंड्रयू जैक्सन ने उस जस्टिस को भी, उस जज को भी गिरफ्तार करवा दिया। तो ऐसे में उनको भी हैवियस कॉर्पस मिली, बंदी प्रत्यक्षीकरण जज का भी हुआ। तो ऐसे में क्या हुआ कि आखिरकार अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए उसमें इन्वॉल्व हुए। और अटॉर्नी जनरल के इन्वॉल्व होने के बाद उन्होंने कहा कि एंड्रयू जैक्सन को इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है। तो उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला और उन्हें $1000 का फाइन देना पड़ा। तो उन्हें इस मुद्दे का इससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट थे एंड्रयू जैक्सन, और इनको हमेशा ज़िंदगी भर इस चीज़ का मलाल रहा कि आखिरकार ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस मेरे अगेंस्ट में चल गया। और जब प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उन्होंने मरने के 1 साल पहले ही उन्होंने कांग्रेस को परसुएड किया, उन्होंने कांग्रेसमैन से चर्चा की और इस मुद्दे के लिए फिर फाइनली क्या हुआ, कांग्रेस ने इस मुद्दे के लिए $1000 का उनका पैसा लौटाया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को के मामले में उनको जो बहुत पहले का मुद्दा था उसके लिए रिलीफ प्रदान की। तो ये मुद्दा काफ़ी एक तरह से प्रतिष्ठा का विषय भी बना रहता है। तो इस तरह से कई लिबरल डेमोक्रेसीज में कई बार कठिन मुद्दे भी आए हैं और कई लिबरल तरीके से भी सॉल्व किया गया है। अब दोस्तों देखते हैं हम प्रशांत भूषण ने क्या कहा था और जस्टिस अरुण मिश्रा ने भारत के केस में क्या कहा था, जो प्रशांत भूषण पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा था। क्योंकि प्रशांत भूषण पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस के माध्यम से ही यह मुद्दा काफ़ी चर्चा में आया, तो हम इन सारी चीज़ों को भी देख लेते हैं। प्रशांत भूषण जी ने जब 2 ट्वीट किए थे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला 14 अगस्त को, उनके अगेंस्ट में डिसीजन भी उनको दोषी भी माना गया। उसके बाद जुडिशरी ने बार बार इनको कहा कि माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ी मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा। उन्होंने यह कहा कि यदि मैं माफ़ी मांगता हूं तो मेरा स्टेटमेंट तो बोनाफाइड है और मैंने एक तरह से ट्रुथ के लिए और मैंने सारी डिटेल्स के साथ में अपनी ट्रुथ को प्रेजेंट किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, सारी चीज़ें मैंने बताई है। तो इस तरह से मुझ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं बनना चाहिए और यदि मैंने अगर इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग ली तो यह कहीं ना कहीं मेरी अंतरात्मा को ही चोट पहुंचेगा और यह मेरे अंतरात्मा की ही कंटेम्प्ट होगी, अंतरात्मा की ही अवमानना होगी। तो इट वुड बी कंटेम्प्ट ऑफ माय कंसाइंस दिस स्टेटमेंट सेड बाय प्रशांत भूषण। तो ऐसे में उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में जुडिशरी की अब बात आने लगी कि कहीं ना कहीं जुडिशरी ने ऑलरेडी माफ़ी मांगने के लिए इनसे कहा, कई बार कहा और एक बार नहीं कई बार कहा, तब भी इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। तो हो सकता है जुडिशरी अब कुछ स्टर्न एक्शन ले, कुछ कठिन संदेश देने का कार्य करे। लेकिन दोस्तों 31 अगस्त 2020 को आखिरकार जुडिशरी का डिसीजन आया और जुडिशरी ने कहा, क्या कहा? जुडिशरी ने कहा कि आपको ₹1 के फाइन की सजा दी जाती है या फिर 3 महीने की जेल हो सकती है आपको यदि आपने फाइन नहीं चुकाया, और अगर ₹1 का फाइन नहीं चुकाया तो आपको आपकी 3 साल के लिए लीगल प्रैक्टिस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह से बात आई। तो इस समय इस मुद्दे पर भी एक तरह से विवाद आया कि एक तरह से जो दंड दिया गया, पनिशमेंट दिया जा रहा है, वह एक तरफ तो ₹1 और एक तरफ ₹1 नहीं चुकाया जाता है, तो वो जो पनिशमेंट है वो डिसप्रोपोर्शनेट है। ₹1 और उसकी तुलना नहीं की जा सकती कि 3 साल के लिए किसी व्यक्ति की लीगल प्रैक्टिस बंद कर दी जाए, यह उचित प्रतीत नहीं होता। या फिर 3 महीने के लिए जेल कर दी जाए ₹1 न देने के बाद। तो ऐसे में यह मुद्दा भी चर्चा में बना। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह प्रश्न भी उठा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लीगल प्रैक्टिस को प्रतिबंध करने का अधिकार है। तो एक केस आया था, उप्पल केस आया था 2003 में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लीगल प्रैक्टिस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन इस तरह से बात आई। ओके दोस्तों,
अब मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रशांत भूषण जी ने इस तरह से माफ़ी मांगने से भी मना कर दिया था। जस्टिस अरुण मिश्रा और उनकी काफ़ी डिबेट डिस्कशन भी हुआ था, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी। जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये भी कहा था कि अगर आप 100 अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10 अपराध करने का लाइसेंस मिल जाए। इस तरह से कई बातें आई थी और उन्होंने जस्टिस अरुण मिश्रा ने माफ़ी मांगने के लिए भी कहा था, लेकिन आखिरकार इसके लिए प्रशांत भूषण को दोषी माना गया। माफ़ी मांगने से उन्होंने इनकार किया तो उनको दोषी माना गया, 1 रुपये का उन पर जुर्माना किया। और उनके जो एडवोकेट थे राजीव धवन जी, उन्होंने क्या किया, 1 रुपये निकाल के तुरंत वहीं पे मुद्दे को समाधान कर दिया कि आगे इस मुद्दे पे कोई एक्शन न लिया जाए। तो इस तरह से दोस्तों इस मुद्दे को शांत करने का प्रयास किया गया जुडिशरी के माध्यम से। 1 रुपये का फाइन यह भी काफ़ी चर्चा में रहा। दोस्तों इसी मुद्दे से संबंधित मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रशांत भूषण जी है और इसके अलावा एन राम और अरुण शौरी, तीनों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को हटाने के लिए एक याचिका दायर की और बाद में इस याचिका को फिर वापस ले लिया गया। और इसमें इन्होंने कहा था कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, क्रिमिनल कंटेम्प्ट इसमें नहीं होनी चाहिए। इसमें कहा गया कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट एक्शन हैज इनक्योरेबली वेग ग्राउंड्स। इसमें काफ़ी अस्पष्ट प्रावधान है दैट ए पब्लिकेशन में टेंड टू और इवन स्कैंडलाइज और लोअर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। तो स्कैंडलाइज काफ़ी अस्पष्ट अर्थ देता है, इसलिए इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया कि द कंटेम्प्ट लॉ in question is unconstitutional, rooted in colonialism and produced a chilling effect on freedom of speech and expression। ओके दोस्तों, तो इस तरह से बात आई, इस तरह से यहाँ से मुद्दा उठा, तो इस तरह से हमने इस याचिका को भी देख लिया। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया हालांकि, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट हुआ 2006 में ट्रुथ के डिफेंस के लिए, और इसमें सेक्शन 13 को रिप्लेस किया गया। सेक्शन 13 में काफ़ी कुछ अमेंडमेंट हो गया, रिप्लेस हो गया लगभग। और इसमें क्या कहा गया, नो कोर्ट शैल इम्पोज ए सेंटेंस अंडर दिस एक्ट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट कंटेम्प्ट इज ऑफ सच नेचर दैट इज सब्सटेंशियली इंटरफियर्स और टेंड्स सब्सटेंशियली टू इंटरफियर विद द ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस। यदि ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस को सब्सटेंशियली इंटरफियर करने का प्रयास किया जाता है तभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो इसमें बात आई कि प्रशांत भूषण जी पर तो यह बात लागू होती है, ऐसा कोई ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस को सब्सटेंशियली तो इंटरफियर नहीं किया जा रहा था, लेकिन जज ने मान लिया, तो ये जज की सब्जेक्टिविटी है, इसमें कोई इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सेक्शन 13 के अंतर्गत ही जो बी क्लॉज है, जो सब क्लॉज है, उसमें कहा गया था कि डिफेंस ऑफ ट्रूथ के लिए यदि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात आती है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर सेटिस्फाई हो जाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात कही गई है या फिर डिफेंस को ट्रूथ की डिफेंस के लिए कहा गया है, बोनाफाइड कोई स्टेटमेंट दिया गया है, तो ऐसे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। यह भी बात आई। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस मुद्दे का काफ़ी गंभीर विचार विश्लेषण किया, लेकिन यह मुद्दा अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस मुद्दे में कुछ चीज़ें और हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों प्रशांत भूषण जी ने 1 रुपये का जुर्माना अदा किया था और उन्होंने इमीडिएटली, राजीव धवन जी ने उसका इमीडिएट 1 रुपये का जुर्माना भुगतान कर दिया था और इस मुद्दे को यहाँ पर शांत करने का प्रयास किया गया। तो इस मुद्दे पर भी अभी भी कई चीज़ें चर्चा होती रहती हैं इस डिसीजन पर कि 1 रुपये का जुर्माना और दूसरी तरफ 3 महीने की जेल या फिर 3 साल के लिए लीगल प्रैक्टिस को बैन करना, इस तरह का डिसीजन दिया जाना एक तरह से डिसप्रोपोर्शनेट दिखाता है जजमेंट को। दूसरी तरफ इसमें एक तरफ बात आती है कि आप सजा दे रहे हैं और एक तरफ 1 रुपये दे के माफ़ कर रहे हैं, तो यह मुद्दा भी आता है। तो इस तरह के कई मुद्दे यहाँ से निकल के आए और यह भी कहा गया कि क्रिमिनल लॉ का एक बेसिक एलिमेंट होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को इनोसेंस माने, और इसमें तो आप शुरू से ही क्रिमिनल मान रहे हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत। तो इस तरह के कई मुद्दे उभरते रहे हैं और उभरते रहेंगे दोस्तों। और अभी प्रशांत भूषण जी पर ही एक और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है, तो उस मुद्दे में भी कई लीगल इंटरप्रिटेशन आएंगे। उन मुद्दों को भी हम आगे जाके जब डिसीजन आएगा तो उनको हम विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुद्दा काफ़ी व्यापक होता जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मुद्दा समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।